नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट और अन्य वीडियो टॉपिक वाइज बने हुए हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह किसका कथन है? कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? सही उत्तर है रस सिद्धांत पर मिला। रस सिद्धांत पर डॉक्टर नागेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, यह 1939 में प्रकाशित होती है। इस रचना में डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत को उन्होंने क्या कहा? जनवादी काव्य कहा। जनवादी काव्य कहा साकेत को। और साकेत एक अध्ययन जो है डॉक्टर नागेंद्र की रचना है, यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित होती है। वीणा पाणी के कंपाउंड में केशव चंद्र वर्मा की रचना है और रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है और यह प्रकाशित होता है 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी में कुल 3 अंक हैं और प्रत्येक अंकों में एक एक दृश्य है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? सही उत्तर है गुप्त वंश राजवंश की कथा का वर्णन है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम है रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त अपने छोटे भाई की वाग्दत्ता यानी मंगेतर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज सिंहासन पर आसीन हो जाता है। जब सकराज, इस नाटक का ध्रुव स्वामिनी नाटक का खलनायक है सकराज, रामगुप्त पर आक्रमण करता है, तब रामगुप्त कायरता के सभी हदों को पार करते हुए ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, सकराज की प्रेयसी यानी प्रेमिका का क्या नाम है? सही उत्तर है कोमा। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 स्त्री पात्र हैं, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। एक और अन्य स्त्री पात्र है उस खड्गधारिणी जो ध्रुव स्वामिनी की पहरेदार है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा गया है शिखर स्वामी को। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र था और गुप्त कुल का आमत्य था। यह स्वभाव से धूर्त और स्वार्थी था। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? सही उत्तर है रामगुप्त ने घोषित किया था। चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? चंद्रवरदायी की अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो को उनका पुत्र जलहन ने पूरा किया। कैमास वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? या पृथ्वीराज रासो का यह प्रमुख प्रसंग है कैमास वध। से उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को सुधार काल कहा है। भरत यानी भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और वैसे रसों की कुल संख्या 9 बताई जाती है। अगला प्रश्न अलंकार से है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है श्लेष अलंकार है।
श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस काव्य पंक्ति में सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ चिपके हुए हैं। पहला है सुवर्ण यानी सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। इसके बाद दूसरा है गौरवर्ण, गौरवर्ण यानी गोरा रंग। इसके बाद तीसरा है स्वर्ण यानी सोना। तो यहाँ पर कवि को क्या चाहिए? कवि को सुंदर शब्द चाहिए, व्यभिचारी को क्या चाहिए? गोरा रंग चाहिए, चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो यहाँ एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की अन्य उदाहरण है चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। यहाँ पर चपला के 2 अर्थ हैं। पहला है बिजली, बिजली, दूसरा अर्थ है युवती। चमक गई चपला चमचम में च वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती है, दोहराव होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चमक गई चपला चमचम, च वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इसके बाद है यहाँ पर एक और अलंकार है, वह है श्लेष अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया गया पिछले वीडियो में? जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी उदाहरण है गुरुपद पंकज चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ चरण सरोज और गुरुपद में रूपक अलंकार है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसकी अलग अलग अर्थ हो तो यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे जल बिन जग जाए जल, तो यहाँ जल 2 बार आया है। पहला जो जल है उसका अर्थ होता है पानी, और दूसरा जल का अर्थ होता है जलना, यानी पानी बिना संसार जल रहा है। जल बिन जग जाए जल। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रभु के जो चरण है, जो पद है, वह कमल ही है। इतनी अगाध श्रद्धा है ईश्वर के प्रति कि भक्त को उनके चरण कमल ही जैसा दिख रहा है, जैसा नहीं कमल ही है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और जैसा होगा के समान होगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार क्या है? जड़ और निर्जीव पदार्थों पर जब मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, हंसना मुस्कुराना यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप है, लेकिन फूल पर कली पर इसका आरोपण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करी है विधि नाना। इससे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है विभावना अलंकार है। सही उत्तर है विभावना अलंकार। जब बिना कारण के कार्य संपन्न हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिना पग के चलने लगे, बिना कान के कोई सुनने लगे, बिना कर यानी हाथ के कोई कार्य करने लगे, अनेक प्रकार के कार्यों को करने लगे, तो यहाँ पर क्या है? बिना कारण के जब कार्य हो जाते हैं तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। प्रतीप, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा है, विपरीत है। प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा यानी विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। और इस प्रतीप अलंकार में उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित की जाती है और उपमान को लज्जित किया जाता है, हीन समझा जाता है, उपमान को और कमतर आंका जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सीय मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंक, यानी सीय मुख समता किमी करे चंद वापुरो रंक, यानी सीता जी के जो मुख है
उपमेय है और इसकी तुलना बेचारा चांद से किया जा रहा है, चंद्रमा से किया जा रहा है, जो उपमान है। यानी सीता जी का मुख की तुलना बेचारा चांद भी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। यानी उपमान को कमतर आंका जाता है और उपमेय को श्रेष्ठता स्थापित की जाती है, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, सकराज का कौन दूत जो संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है? सही उत्तर है खिंगिल। खिंगिल जो है वह सकराज का दूत है और संधि प्रस्ताव लेकर के रामगुप्त के दरबार में जाता है, रामगुप्त के शिविर में जाता है खिंगिल। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान यानी अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है विरह काव्य है। यह 12वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित है। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में यह रचित है संदेश रासक। ध्वनिया लोक के रचनाकार कौन है? उत्तर है आनंद वर्धन। ध्वनिया लोक के ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन कहे जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन है, जो ध्वनिया लोक कृति के रचनाकार हैं। ध्वनिया लोक पर एक टीका रचा गया और उस टीका का नाम है लोचन। ध्वनिया लोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है अभिनव गुप्त हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन हैं? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार हैं वामन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के 7 रूप हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप हैं? डॉक्टर दिलीप सिंह ने प्रयोजनमूलक हिंदी के 5 रूप बताए हैं और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 रूप बताए हैं। सकराज के धर्माचार्य यानी गुरु का नाम बताइए। सकराज कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य खलनायक है सकराज। वह रामगुप्त को घेर लेता है, रामगुप्त को चारों तरफ से घेरता है और उनके धर्माचार्य गुरु का नाम है मिहिर देव। कोमा के पिता कौन है? पालित पिता यानी पालन पोषण करने वाले और यानी धर्म पिता कौन है? वह है मिहिर देव। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेने के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना है, सलाह लेना है, तो उस पत्र का नाम क्या है? सही उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। जब कोई मामला अधिक समय तक उलझा होता है तो उसे शीघ्र निपटाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? सही उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है, किसकी कृति है? काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। यानी वक्रोक्ति का काव्य की आत्मा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को मैलांचल में क्या कहा गया है? कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की इकलौती पुत्री है और जो मानसिक रोगी थी, जिसका इलाज डॉक्टर प्रशांत रेडियो का गाना सुनाकर करता है। बाद में दोनों में प्रेम हो जाता है और एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम है नीलोत्पल। और कमली के पुत्र का नाम नीलोत्पल किसने रखा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न, बालदेव लक्ष्मी कोठारी के चरण पकड़कर किसकी जयकारी लगाते हैं? यह प्रश्न मैलांचल उपन्यास से है। लक्ष्मी कबीर मठ की दासिन थी और कबीर मठ के महंत सेवादास की दासिन है। भंडारे के दिन लक्ष्मी की मुलाकात बालदेव से होती है और दोनों में प्रेम होने लगता है, दोनों में प्रेम हो जाता है। और इसी संदर्भ में एक दृश्य में वह बालदेव लक्ष्मी कोठारीन के चरण पकड़कर भारत माता की जयकारी लगाता है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है।
उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। यह किसका कथन है? यह कथन है गोपाल राय का कथन है। अगला प्रश्न है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। यह पंक्ति किस उपन्यास से संकलित है? पंक्ति है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की। सही उत्तर है राग दरबारी का। यह पंक्ति राग दरबारी से संकलित है। राग दरबारी रिपोर्ताज शैली में लिखी गई है। रिपोर्ताज शैली में राग दरबारी लिखी गई है और यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। प्रश्न है, राग दरबारी के प्रिंसिपल के गुस्सा आने पर किस भाषा का प्रयोग करते थे? सही उत्तर है अवधी भाषा का उपयोग किया करता था प्रिंसिपल। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।